नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार अजीत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज यूपी टीटी और सुपर टीटी के बाल मनोविज्ञान के टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। और 10 क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा उसकी बेसिक जानकारी लेते हुए पढ़ेंगे। हाँ, वीडियो को देखने से पहले एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कहता क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि किसी तथ्य पर विचार करने के लिए गुण दोष दोनों पर चिंतन करना WHO के अनुसार कौन सा जीवन कौशल है। पहला है सृजनात्मक चिंतन, दूसरा है आलोचनात्मक चिंतन, तीसरा है निर्णय लेना, चौथा है सहानुभूति। यानी WHO कह रहा है कि किसी तथ्य पर विचार करने के बाद उसके गुण और दोषों को अलग करना कौन सा चिंतन कहलाता है। तो इसमें देखो, इसमें सृजनात्मक संधि कोई समस्या कोई चिंता नहीं है, निर्णय लेना कोई चिंता नहीं, इसमें सहानुभूति इसका सही राइट आंसर होगा आलोचनात्मक चिंतन। अब देखो, आलोचनात्मक चिंतन होता क्या है। जैसे आलोचना करना हमारे देश में बुराई माना जाता है। किसी व्यक्ति की अगर आलोचना करेंगे तो वो अपने समझता है कि हमारी बुराई कर रहे हैं, लेकिन आलोचना करने का अर्थ हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आलोचना करने का अर्थ हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि एक कोई व्यक्ति हो गया एक मॉल में मूवी देखने के लिए मूवी देखने गया, और मूवी देखने के पश्चात जब वो बाहर निकला, रोड पे चलने लगा, तो सोचने लगा कि अरे यार, पिक्चर तो जो हमने देखने गई, जो मूवी जो देखने गई, उसमें तो गाने तो बहुत अच्छा था, जो भी गाने थे बहुत अच्छे थे, लेकिन उसमें जो स्टोरी थी वो एकदम बेकार थी। और उसमें जो एक्टर करने वाला व्यक्ति था, उसका एक्टिंग एकदम ख़राब था, एकदम बैड था। लेकिन जो उसका विलन था, वो उसका विलन का एक्टिंग बहुत अच्छी थी। कहने का मतलब यही है कि बुराई को बुरा मानना और अच्छाई को अच्छाई मानना, उसी को आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। कहने का मतलब यही कि आलोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है कि बुराई को बुरा को बुरा कहना, गलत को गलत करना, यही आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। यानी पहले का दूसरा आलोचनात्मक चिंतन ही सही होगा। चलते हैं दूसरे नंबर पे। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि हमें सभी जीवों के साथ सहानुभूति एवं दया करने का परिचय देते हुए अहिंसा का अनुसरण करना चाहिए। यानी उसका पहला प्रश्न है क्या कि दूसरा क्या कह रहा है, हम सभी जीवों के साथ सहानुभूति एवं दया का परिचय देते हुए अहिंसा का अनुसरण करना चाहिए। जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला मानवीय मूल्य, दूसरा है संवैधानिक मूल्य, तीसरा है दोनों, और चौथा है दोनों नहीं। देखो, किसी भी जीव एवं जंतु पर दया का परिचय देते हुए अहिंसा का अनुसरण। अहिंसा का मतलब होता है कि हमारी वजह से किसी भी जीव जंतु को कष्ट न हो, वही अहिंसात्मक कहलाता है। और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले महात्मा गांधी इसी मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। इसलिए देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है मानवीय मूल्य, दूसरा संवैधानिक मूल्य। संवैधानिक मूल्य का मतलब होता है कि संविधान के लिखे हुए मार्ग पर चलना। अब इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे सामने अगर कोई भी जीव जंतु अगर भूखा है तो हमें उसकी सहायता करने के लिए यह नहीं देखना पड़ेगा उसमें संविधान में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया, तभी हम उसकी सेवा करेंगे। बल्कि यह हमारा एक परम कर्तव्य होता है कि सभी जीव जंतु के साथ प्रेम करना, उनके साथ दया करना, चाहे संविधान में उसका उल्लेख हुआ हो या न उल्लेख हुआ हो, चाहे न हुआ हो, उनके साथ प्रेम के साथ व्यवहार करना और उनकी रक्षा करना, यह एक मानवीय मूल्य है, एक व्यक्ति का एक परम कर्तव्य है। इसलिए दूसरे का पहला ऑप्शन सही होगा, मानवीय मूल्य। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा। तीसरा कह रहा है कि मूल्य वह है जो मानव की इच्छाओं की तुष्टि करे या परिभाषा किसने दी। मानव की इच्छाओं की तुष्टि करे या परिभाषा किसने दी। पहला है मेयर्स, दूसरा है रॉस, तीसरा है अर्बन, और चौथा है स्टील। तो इसका डेफिनेशन, इस लाइन की डेफिनेशन दिए है अर्बन ने। किसने दिए हैं? अर्बन ने।
अरविंद ने कहा कि मूल्य वह चीज़ है जो मानव जीवन की इच्छाओं की तुष्टि करे, वही मूल्य है। यानी मानव के जीवन की इच्छाओं की तुष्टि करे वही मूल्य है, यानी तीसरे का तीसरा सही है। अब चौथा देखेंगे, अभिप्रेरणा का क या ख या एक्स वाई का सिद्धांत किसने दिया? पहला ऑप्शन है मैकलेलैंड, दूसरा है मैकग्रेगर, तीसरा है हर्नबर्ग, चौथा है फ्रायड। अभिप्रेरणा का क ख या एक्स वाई का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सिद्धांत दिया मैकग्रेगर ने। किसने दिया? मैकग्रेगर ने। मैकग्रेगर ने अभिप्रेरणा के सिद्धांत देते हुए कहा कि उसने कहा कि अभिप्रेरणा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष में होता है, जिसको उन्होंने यक्स को कहा नकारात्मक और वाई को कहा सकारात्मक। यक्स का मतलब होता है नकारात्मक पक्ष, मतलब कोई भी बच्चे को दंड दिए बिना वह नहीं पढ़ेगा, यह नकारात्मक पक्ष पर बल देता है। जबकि वाई सकारात्मक, किसी भी बच्चे कोई भी बच्चा स्वयं पढ़ना चाहता है, बस केवल शिक्षक उस मार्ग केवल एक शिक्षक मार्ग दिखाने के लिए चाहिए। इसीलिए मैकग्रेगर ने अभिप्रेरणा का एक्स वाई का सिद्धांत दिया, जबकि मैकलेलैंड ने अभिप्रेरणा का संप्राप्ति का सिद्धांत दिया। हर्बन ने अभिप्रेरणा का द्विकारक का सिद्धांत दिया। फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत दिया। एक बार फिर से देखेंगे मैकग्रेगर ने अभिप्रेरणा का एक्स वाई का सिद्धांत कैसे दिया। अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैकग्रेगर ने एक्स वाई का मतलब दिया। एक्स का मतलब होता है नकारात्मक सिद्धांत, यानी कोई भी बच्चे को बिना दंड दिए ही बिना वह नहीं पढ़ेगा, यह नकारात्मक पक्ष पर जोर देता है। जबकि सकारात्मक पक्ष वाई बच्चे खुद से सीखते हैं, बस शिक्षक को मार्ग दिखाने के लिए चाहिए, यह सकारात्मक पक्ष पर जल देता है। यही एक्स वाई का सिद्धांत मैकग्रेगर ने दिए हैं। किसने? मैकग्रेगर ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? अभिप्रेरणा के प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? पहला है मैकडूगल, दूसरा है बोल्स और कॉफमैन, तीसरा है हॉर्लो और चौथा है ब्रूनर। इस अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन का सिद्धांत यह बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है बोल्स एंड कॉफमैन का यह अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। यह उसी के एक्स वाई का सिद्धांत जो मैकग्रेगर ने उसी से मिलता जुलता है। बोल्स और कॉफमैन ने कहा कि अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, नकारात्मक एवं सकारात्मक। नकारात्मक और सकारात्मक अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, नकारात्मक और सकारात्मक। मतलब कहने का मतलब यही है कि कोई भी जैसे सकारात्मक पक्ष हो गया, जैसे कोई भी बच्चा अगर कक्षा में टॉप आता है तो उसको क्या करते हैं, उसी कक्षा टॉप आने के पश्चात उसको क्या होता है, मेडल देकर या कोई पेन या पुस्तक देकर उसको सम्मानित करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बच्चा पढ़ने के लिए इच्छुक होता है। उसी को सकारात्मक पक्ष कहते हैं। जबकि नकारात्मक पक्ष होता है जैसे कोई बच्चा चोरी करने के पश्चात उसके या फिर वांछनीय व्यवहार करने के पश्चात उसको जो दंड देते हैं उसको हम नकारात्मक पक्ष कहते हैं। इसी को अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन का सिद्धांत बोल्स और कॉफमैन ने दिया। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है सभी शिक्षक को आपस में मिलजुल कर विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन कराना चाहिए, यह कौन सी व्यावसायिक नैतिकता है? सभी शिक्षक को आपस में मिलजुल कर विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन कराने चाहिए, यह कौन सी व्यावसायिक नैतिकता है? पहला है सुविधा प्रदाता, दूसरा है सहकारिता, तीसरा है ईमानदारी, चौथा है अहिंसा। मतलब सभी शिक्षक मिलजुल कर विद्यार्थियों को उचित मार्ग, यानी सुविधा प्रदाता इसमें नहीं होगा, ईमानदारी है लेकिन इस प्रश्न का उत्तर ये भी नहीं होगा, इसका अर्थ होगा सहकारिता।
सहकारिता का मतलब होता है कि कोई भी संस्था या कंपनी जहाँ पर सभी व्यक्ति मिलजुल कर काम करते हैं, उसी को हम सहकारिता कहते हैं। जैसे एक विद्यालय हो गया, सभी शिक्षक क्या होते हैं कि एक साथ मिलकर पूरे विद्यालय को चलाते हैं, जिसको हम सहकारिता कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक के कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है? पहला है गांधी जी, दूसरा है टैगोर जी, तीसरा है गोखले जी, चौथा है गिजुभाई। अध्यापक के कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, यह बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है किसका? गांधी जी का। गांधी जी ने कहा कि अध्यापक कोई भी शिक्षक को कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, अध्यापक को खुद से सीखना चाहिए। इसीलिए उन्होंने वर्धा योजना चलाई। जब वर्धा योजना चलाई तो उसमें व्यवसायिक शिक्षा को महत्व दिया, और व्यवसायिक शिक्षा मतलब उसमें करके सीखने के लिए कहा उसने, यानी करके सीखने के लिए उसने प्रबल जोर दिया। किसने? महात्मा गांधी जी ने। अब चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैकडूगल के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार सही जोड़ा क्या है? मूल प्रवृत्ति है, फिर संवेग है। पहला कह रहा है पलायनवाद, संवेग, डर। दूसरा युयुत्सा, क्रोध, भोजनावेशण या भूख। उपरोक्त सभी मतलब इसमें कह रहा है कौन सा मिलान सही है। यानी पलायनवाद मतलब होता है जब पलायन होता है तो उसमें कौन सा संवेग होता है, यानी डर। पलायनवाद जैसे युद्ध की स्थिति होती है तो उस समय क्या होते हैं, व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगते हैं, क्यों? डर के आगे। यानी कौन सा संवेग उसमें उत्पन्न हो रहा है? डर। युयुत्सा मतलब होता है युयुत्सा मतलब होता है कि झगड़ा। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तभी झगड़ा करता है। माने झगड़ा मतलब व्यक्ति के अंदर जब क्रोध अंदर विद्यमान हो जाता है तो झगड़ा करने लगता है। युयुत्सा मतलब होता है झगड़ा। और भोजनावेशण मतलब होता है, भोजनावेशण मतलब कौन सा भूख संवेग उत्पन्न होता है? भूख। यानी भूख लगने पर ही भूख उत्पन्न होती है। यानी ये तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। पलायनवाद मतलब होता है, पहले एक बार फिर से देखेंगे। पलायनवाद मतलब होता है जब झगड़े की पलायनवाद होता है जब कभी भी युद्ध स्थल की स्थिति आती है तो लोग उस स्थान को डर के मारे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। युयुत्सा मतलब होता है कि झगड़ा करना। व्यक्ति के अंदर जब संवेग यानी क्रोध जैसे ही विद्यमान होगा, वो तुरंत क्या होगा, क्रोध पर न नियंत्रण कर पाने के कारण दूसरे व्यक्ति के साथ झगड़ा करने लगता है। भोजनावेशण मतलब होता है भूख। भूख का संवेग तभी लगेगा जब भूख लगने की स्थिति हो जाएगी तो भूख लग जाता है। इसलिए उपरोक्त चौथा सही है। अब अगला देखेंगे, बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है 9वां फ्रायड का। फ्रायड ने कहा कि अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में जीवन इच्छा को क्या कहा गया है? पहला है थनाटोस, दूसरा है नार्सिज्म, तीसरा है इरोस और चौथा है लिबिडो। अब थोड़ा इसको हम समझें कि फ्रायड ने क्या कहा। फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक शिक्षा सिद्धांत में जीवन इच्छा और मृत्यु इच्छा को दो भागों में बांटा है, जिसका अर्थ है सफलता और असफलता। इसमें हो गया सफलता हो गया, इधर असफलता। अब देखो, सफलता मतलब होता है जब व्यक्ति के अंदर सफलता माने व्यक्ति के जीवन में लगातार अगर सफलता मिलती रहेगी तो हमेशा व्यक्ति क्या होगा, जीवन जीने की इच्छा बढ़ती जाएगी। जब व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर उसको कोई भी परीक्षा अगर देता रहता है, कोई भी मान लीजिए परीक्षा दे रहा है तो निरंतर वो परीक्षा को क्वालिफाइड कर रहा है, तो उसके अंदर जीवन जीने की इच्छा हमेशा निरंतर बढ़ती जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इरोस। इसी को क्या बोलते हैं, इरोस। बल्कि जीवन इच्छा को क्या कहा गया है, इरोस। असफलता मतलब होता है कि व्यक्ति के जीवन में हमेशा किसी भी कार्य को हमेशा असफलता मिलना ही। जब असफलता मिलेगी तो क्या होगा, वो मृत्यु की ओर बढ़ेगा, हमेशा अपने आप को गलत समझेगा और हमेशा मृत्यु की ओर बढ़ेगा कि कहीं हम जाकर कहीं ऐसा सोचता है कि कहीं जाकर मर जाए। तो यह स्थिति उत्पन्न होती है थैनाटोस के कारण।
बल्कि नार्सिज्म होता है कि शैशवावस्था में बच्चा जब अपने स्वयं से प्यार करता है, उसी को नार्सिज्म कहते हैं। लिबिडो जो होता है काम वासना से संबंधित होता है, उसी को लिबिडो कहते हैं। यानी फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में जीवन इच्छा को इरोस कहा गया है, जबकि मृत्यु इच्छा को थनाटोस कहा है। जब बच्चा स्वयं से प्यार करता है शैशवावस्था में, उसको नार्सिज्म कहते हैं। लिबिडो कहते हैं उसको जो काम वासना से संबंधित होता है। लास्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं आपके साथ। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, देखेंगे एक बार इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, आंतरिक अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? आंतरिक अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? पहला है मैस्लो, दूसरा है हॉल, और तीसरा है हार्लो, और चौथा है गैंगने। ठीक, इसका देखेंगे, इस अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया किसने? हार्लो ने। किसने दिया? हार्लो। अब एक बार इसको देखेंगे हार्लो के विषय में। हार्लो ने क्या कहा? एक बार हार्लो ने कुछ बंदरों को लेकर कुछ बंदरों को एक साथ लेकर खेलना शुरू कर दिया। कई दिनों तक वह क्या करता, कुछ बंदरों के साथ कुछ घंटे कुछ समय के लिए खेल खेलता था, और खेलने के पश्चात उनको कुछ खाने के लिए देता था। यह निरंतर प्रक्रिया हार्लो करता था। एक दिन उसने सोचा कि जो बंदर हैं खेल खेलने के लिए भले ही ना आए, लेकिन भोजन करने के लिए वह जरूर आएंगे। भोजन कर उसने सोचा कि बंदर भले से खेल खेलने के लिए ना आए, लेकिन भोजन करने के लिए जरूर आएंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि बंदर तो आए, खेल खेलने के पश्चात वो चले गए। भोजन उन्होंने नहीं किया। तो यह देखकर जो हार्लो बहुत आश्चर्यचकित हुआ, और उसने उसको पूरे दिमाग को घुमा दिया। उसको समझ भी नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तब उसने जब काफ़ी अध्ययन करने के पश्चात उसने जब इसका ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसने देखा कि एक दिन ऐसा होता है कि व्यक्ति लालच और पुरस्कार के कार्य करते करते एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो आंतरिक रूप से अप्रेरित होकर उस कार्य को करने लगता है। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है, छोटे जैसे होता है, शैशवावस्था में बच्चे को टॉफ़ी या फिर कोई ऐसी चीज़ देकर, टॉफ़ी वॉफ़ी बिस्कुट देकर हम उसको विद्यालय में भेजते हैं। लालच, यानी उसको लालच देते हैं, बेटा टॉफ़ी ले लो, बिस्कुट ले लो, तब वह लालच के कारण स्कूल में जाता है। वही बच्चा धीरे धीरे जब ऊंची कक्षाओं में ऊंची कक्षाओं में चलने लगता है, मान लीजिए जैसे इंटर, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन में जब पहुंचता है, तो क्या होता है कि ऑटोमेटिक उसको यह समझ में आ जाता है कि हमारी शिक्षा ही हमारे जीवन का मार्गदर्शन होगी। यानी हमें शिक्षा जब भी प्राप्त होगा, तभी हम अपने लाइफ को अच्छी तरीके से बना सकेंगे। मान लीजिए ये क्या हो कि अब वो किसी भी प्रकार की लोभ लालच से ना होकर आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो जाता है। उसी को आंतरिक अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहते हैं, जिसने हार्लो ने कहा। कहने का मतलब यही है कि धीरे धीरे, जैसे कोई भी बच्चा हो गया, किसी भी कार्य को करते करते एक दिन ऐसा आ जाता है। मान लीजिए कोई कार्य कर रहे हैं, शुरू में किसी पैसे या लालच के कारण हम उस कार्य को करते हैं। एक दिन ऐसा आ जाता है कि हम उसी कार्य को करने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो जाते हैं। फिर आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं, फिर उस लालच और मोह माया को छोड़ देते हैं। इसलिए अभिप्रेरणा का या हार्लो का बहुत ही अच्छा सिद्धांत है। चलिए आज ही इतना ही काफ़ी। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब अगले वीडियो हम फिर अगले दिन लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, इस कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। ठीक, नमस्कार।